गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्वप्रथम पाठशाला। आज की वीडियो में हम कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स के। अब स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि चैप्टर 1 डेवलपमेंट में से है। यहाँ पे आपको एक पैरा दिया हुआ है। पैरा में लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उसमें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होनी चाहिए, और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एक फार्मर और एक अर्बन वर्कर का, जिनके डेवलपमेंटल गोल्स जो है वो किस तरीके से डिफरेंट है। सो आपको यहीं पे दो फाइंडिंग्स अपनी मिल गई है कि कैसे डेवलपमेंट का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड सेकंड कि डिफरेंट पीपल ऑफ ग्रुप हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पैराग्राफ इस केस स्टडी में कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। फर्स्ट लाइन, डेवलपमेंट मीन्स, आपको एक सिंपल लाइन में आंसर लिखना है, डेवलपमेंट रेफर्स टू द इम्प्रूवमेंट इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। सेकंड में आपसे पूछा गया है कि क्यों अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल की अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। बिकॉज लोग अलग ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ अलग उनके सोशल बैकग्राउंड्स होते हैं, जिसकी वजह से उनके डेवलपमेंटल एक्सपेक्टेशंस आर डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर जो सी पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया है कि दो आपको नॉन इनकम इंडिकेटर्स बताने हैं। मतलब ऐसे कौन से दो इंडिकेटर्स हैं जो कि मनी रिलेटेड नहीं है पर वो डेवलपमेंट के बारे में हमें बहुत कुछ बताते हैं एक कंट्री के बेसिस पे। पहला तो है आपका लिटरेसी रेट, कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं उस कंट्री में, क्या लिटरेसी रेट है उस कंट्री का। एंड सेकेंड आप लिख सकते हैं यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या है वहाँ की। साथ ही साथ आप बर्थ रेट, मोर्टालिटी रेट, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। बर्थ रेट, मोर्टालिटी रेट और साथ ही साथ डेथ रेट, ये आपको बताता है कि कंट्री की हेल्थ फैसिलिटीज़ कितनी इक्विप्ड है लोगों के डिसीजेज और उनको ट्रीट करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है इस केस बेस्ड स्टडी पे कि व्हाई इज इनकम अलोन नॉट सफिशिएंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे सिंपली आपको ये बताना है कि कैसे सिर्फ इनकम बढ़ जाने से कंट्री डेवलप नहीं हो जाती है। कंट्री की एजुकेशन, कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज क्या है, साथ ही साथ कंट्री की इक्वालिटी के क्या क्या बेसिस हैं, और इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारे फैक्टर्स मिलकर डेवलपमेंट के बारे में हमें बताते हैं, ना कि सिर्फ हाइक इन सैलरी और हाइक इन इनकम हमें एक कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में बताता है। सेकेंड चैप्टर के टूवर्ड्स चलते हैं हम। सेकेंड चैप्टर में हमें बताया पूछा गया है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो कि आपका सेकेंड चैप्टर है। और इस केस बेस्ड स्टडी में हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़, टर्शरी सेक्टर्स के बारे में बताया गया है। अब इवन दो हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में काम करती है, एग्रीकल्चर में काम करती है इन पर्टिकुलर, पर वो जीडीपी में काफ़ी कम कंट्रीब्यूट करती है। इसका ये रीज़न है कि यहाँ पर हम अगर इनकम देखें यहाँ से जितनी जनरेट हो रही है वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में जा रही है। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अगेन, मान लीजिए एक फील्ड है, अब उस पे मैक्स टू मैक्स हमें 4 वर्कर्स चाहिए जो काम कर रहे हैं, बट हमने 4 की जगह अगर 8 एम्प्लॉय कर रखे हैं, तो ये जो 4 की सैलरी है, फिर जो 4 की इनकम है, वो आधी होकर बाकी चारों को जा रही है, जो कि हमारी ही जीडीपी में कम कंट्रीब्यूट करती है। ज़रूरत से ज़्यादा लोग जब एक जगह पे एम्प्लॉयड होते हैं तो उसको डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। अब आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है नेम द 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आपको पता है प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, एंड द थर्ड इज टर्शरी सेक्टर। इजी। सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द मोस्ट ऑफ द इंडियाज जीडीपी। इसका आंसर है आपका टर्शरी और द सर्विस सेक्टर। इंडिया में अभी कुछ 10 सालों से टर्शरी और सर्विस सेक्टर लीडिंग में है। रीजन बीइंग यहाँ पे बहुत सारी एमएनसीज और बिजनेसेस खुल गए हैं, कस्टमर केयर सपोर्ट या फिर कॉल सेंटर्स खुलने की वजह से टर्शरी सेक्टर काफ़ी बूम कर रहा है। उसके बाद थर्ड आपसे पूछा गया है व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अ सिचुएशन वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड। फोर्थ आपसे पूछा गया है व्हाई इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन इन रूरल एरियाज।
अब इसका सिंपल सा आंसर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब एग्रीकल्चर ही सिर्फ एक एक दो एक्टिविटीज़ है जो वहाँ पे लोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो उन्हें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पर ही डिपेंडेंट होना पड़ता है, या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में ही हमें सबसे ज़्यादा दिखती है, रूरल एरियाज के अंदर। थर्ड चैप्टर पे आते हैं जो कि है हमारा मनी एंड क्रेडिट। अब मनी एंड क्रेडिट अगर हम देखें तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें बैंक्स और कैसे इंपॉर्टेंस क्या होती है क्रेडिट की, उसके बारे में बताया जा रहा है। इस पैरा में भी हमें इन दो चीज़ों के बारे में ही बताया गया है कि बैंक्स कैसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, किस तरीके से लोन देते हैं। पर एक स्मॉल फार्मर जो है वो ऑफन टाइम्स इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंडेंट रहता है क्रेडिट के लिए। इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंडेंट रहता है क्रेडिट के लिए, जैसे कि जो मनी लेंडर्स होते हैं या जमींदार्स होते हैं उन पर। ठीक है, और ये काफी हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोन के बदले में। रीजन बीइंग यहाँ पे कोलैटरल की कमी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। बट ये इसको हम डेथ ट्रैप भी कह सकते हैं, बिकॉज ये इंटरेस्ट विद टाइम अगर वो नहीं पे कर पाते हैं तो बढ़ता ही रहता है, जिसकी वजह से इसको डेब्ट ट्रैप बोला जाता है। डेट ट्रैप, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं। पहला आपसे पूछा गया है, व्हाई डू बैंक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमी। पहला, क्योंकि वो सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं और लोन्स देते हैं। दे मोबिलाइज सेविंग्स एंड प्रोवाइड लोन्स। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाई पीपल कीप मनी इन बैंक्स। लोग बैंक्स में पैसा रखना क्यों प्रेफर करते हैं। पहला, सेफ्टी मिलती है उन्हें पैसों को वहां पे रखने में। सेकंड, वहां पे आपको इंटरेस्ट मिलता है पैसों को रखने के लिए। एंड विड्रॉल भी काफी इजी होता है। थर्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डेट ट्रैप होता क्या है। डेट ट्रैप ऐसी सिचुएशन है जहां पे बोरोवर पैसे तो ले लेता है, बट हाई इंटरेस्ट होने की वजह से वो लोन को पे नहीं कर पाता है। अनेबल टू पे लोन ड्यू टू हाई इंटरेस्ट। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है, व्हाई आर फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट सेफर देन इनफॉर्मल सोर्सेज। क्योंकि जो लोअर इंटरेस्ट रेट्स होते हैं और दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, फॉर्मल सेक्टर है, सो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कोई इरेगुलेटेड एक्टिविटी तो नहीं होगी, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट लोअर होते हैं। साथ ही साथ रेगुलेटेड होते हैं ये बैंक्स आरबीआई के थ्रू। आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर 4 की तरफ, जो कि है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। अब इस केस में हमें ग्लोबलाइजेशन एज इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी बताया हुआ है कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हमें वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ देता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल मार्केट। अब ओवर द इयर्स इंडिया का ट्रेड बैरियर रिड्यूस हो गया है आफ्टर 1990। जितने भी ट्रेड बैरियर्स लगाए गए थे जिसकी वजह से इंपोर्ट्स कम हो रहे थे और एक्सपोर्ट्स उतने ज़्यादा नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से एमएनसीज को बुलाया गया, फिर हमारे बैरियर्स हटाए गए और इससे हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में आ गए हैं विद अ वाइड रेंज ऑफ वेराइटीज़। हाउएवर ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि मास प्रोडक्शन में आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। इसलिए अब जो स्ट्रगल करते हैं, यही कंपनी स्ट्रगल करती है आगे जाके compete करने के लिए लार्ज कंपनीज के साथ, क्योंकि इनका प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं होता है और इनकी इन्वेस्टमेंट्स भी कम होती है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी विद ग्लोबल मार्केट। इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी विद द ग्लोबल मार्केट। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जीडीपी या फिर हाउ हैज द रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स प्रमोटेड ग्लोबलाइजेशन।
अब ट्रेड बैरियर्स कम होने की वजह से क्या होता है कि फ्लो ऑफ गुड्स ज़्यादा बढ़ जाता है, सर्विसेज भी ज़्यादा बढ़ जाती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं। ये तीनों चीज़ें बढ़ने की वजह से ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस करने के बाद ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा होता है। फिर आपसे पूछा है सी पार्ट में, एक एडवांटेज बताना है आपको ग्लोबलाइजेशन का कंज्यूमर्स के लिए। हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं, साथ ही साथ चीज़ों के प्राइसेस भी कम हो जाते हैं कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से। स्टेट वन चैलेंज फेस्ड बाय स्मॉल प्रोड्यूसर्स ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, फोर्थ आपसे पूछा गया है। एक चैलेंज बताना है स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो फेस करते हैं, तो क्या है वो चैलेंज? अनेबल टू कंपेयर विद लार्ज एमएनसीज। अब आप इसमें एग्जाम्पल लेते हुए ज़रूर इंक्लूड करिएगा अपने आंसर में अगर आपको लगता है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम्पल लेते हुए केस बेस्ड स्टडी के पैरा से इसमें आप इंक्लूड करिए कि क्यों वो अनेबल होते हैं कंपेयर करने के लिए। ठीक है, और लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस मत लिखिएगा ज़्यादा, 2 से 3 लाइन से ज़्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी एक्यूट नंबर्स का होता है, काफ़ी लिमिटेड नंबर्स का होता है, लिमिटेड मार्क्स का होता है। तो ज़्यादा लिखने से आपका टाइम भी जाएगा और आपको उतने नंबर भी नहीं मिलेंगे। सो लिमिटेड लिखिए बट सही लिखिए, फैक्चुअल लिखिए। लास्ट चैप्टर है आपका इसमें, चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट्स। सो कंज्यूमर राइट्स के इस केस स्टडी में हाईलाइट करा हुआ है कि कैसे डिफेक्टिव गुड्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, सो कंज्यूमर कोर्ट एग्जिस्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल्स पे, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स भी बनाए गए हैं हमें बचाने के लिए। सो पहला तो आपसे पूछा है एक्ट बताना है कौन सा एक्ट है, तो इसका तो आंसर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। फिर आपसे पूछा है एक कंज्यूमर का राइट बता दीजिए कौन सा है। सो राइट टू इंफॉर्मेशन या राइट टू रिड्रेसल, बहुत सारे हैं, आप कोई भी एक मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। सी पार्ट में आपसे पूछा है कि वाई व कंज्यूमर कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड, क्यों एस्टैब्लिश करे गए थे? ताकि जस्टिस जो हो इनके लिए क्विकली दिया जाए इन्हें कंज्यूमर्स को जस्टिस, और इनएक्सपेंसिव जस्टिस हो। ऐसा नहीं कि कंज्यूमर लॉयर हायर कर रहा है, इतनी लेंदी प्रोसेस कर रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे उसे कोई रिड्रेसल भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट्स इसलिए बनाए गए हैं अलग से जो कि क्विक और इनएक्सपेंसिव जस्टिस दे सके। डी पार्ट में आपसे पूछा गया है लास्ट पार्ट में कि हाउ डज कंज्यूमर अवेयरनेस हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवेयरनेस और प्रोटेक्टिंग राइट्स। सो कंज्यूमर्स को अनफेयर प्रैक्टिसेस और जस्टिस सीक करने में हेल्प करता है, अनफेयर प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, एंड साथ ही साथ जस्टिस सीक करने में हेल्प करता है। ये कुछ वर्ड्स हैं, उसको आप मस्ट इंक्लूड करिएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या कंज्यूमर अवेयरनेस इस आंसर में। अपने केस बेस्ड स्टडीज को केयरफुली रीड करिएगा, कीवर्ड ज़रूर इंक्लूड करिएगा और आंसर को टू द पॉइंट लिखिए। अगर आपको और भी केस बेस्ड स्टडीज चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।